जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है समास। यह समास नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर समास वाकई में भारी होता है। नहीं, समास वाकई में बहुत इजी होता है और यह क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 3 से 4 क्वेश्चन क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो समझ जाइए आपके कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समास किसे कहते हैं, समास का कितना भेद होता है और कौन कौन होता है, इन सबको आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समास। क्या देखते हैं? समास कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, इसी को आज हम लोग देखेंगे। इसका डिफिनीशन हमने लिख दिया है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम लोग समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हुआ। समास का यह डिफिनीशन है। एक किताबी भाषा है या कहिए मेरा खुद का लिखा हुआ भाषा है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं, यहाँ डाउट क्लियर हो गया। लेकिन यह एक डाउट है कि समास के कितने भेद होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण भी हम दे दिए हैं। समास का मतलब शाब्दिक अर्थ समझिए तो क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना, किसी भी शब्द को छोटा करना। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छोटा करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द दिया है यहाँ पर, राजा की कन्या। राजा की कन्या यह बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा मतलब तभी भी बड़ा एक क्या है? सेंटेंस है। इसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया गया। राजकन्या, राजा की कन्या यानी कि राजकन्या। बड़ा सा ये मतलब क्या है? सेंटेंस है। इसको हम लोग क्या कर दिए? छोटा सा कर दिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं समास। यहाँ पर एक और उदाहरण दिया है, राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि मतलब राजा का, सॉरी, राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। राजा का पुत्र यानी कि राजपुत्र। इतना बात समझ में आ गया कि समास किसे कहते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और इसमें एक दो उदाहरण भी हम दे दिए हैं। तो समास का तो हमको लगता है डाउट क्लियर हो गया, समास किसे कहते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास में 6 भेद होते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं 10 भेद होते हैं। हाँ, 10 होते हैं, लेकिन हिंदी में नहीं होते हैं। किसमें होते हैं? तो संस्कृत में 10 होते हैं। संस्कृत में 10 होते हैं। समास का 10 भेद होता है, बात आपका सही है, लेकिन किस में होता है? तो संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल हम लोग 6 समास को ही पढ़ते हैं। लेकिन कौन कौन है वो 6 समास, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको क्लीन कर देते हैं, उस पर दिमाग ज्यादा आप लोग मत भटकाइए। चलिए, हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो इसमें पहला दिया गया अवयवी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, इसी तरह आएगा बहुब्रीहि समास आएगा। नीचे जगह नहीं है कि लिखे, बहुब्रीहि समास आएगा, क्रमधारय आएगा, इसी तरह एक और समास आएगा। ठीक है, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे अवयवी भाव समास को कि अवयवी भाव समास किसे कहते हैं। ठीक है, इसका डिफिनीशन हमने लिखा है। अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय, प्रधान या उपसर्ग होता है, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? तो अवयवी भाव समास में पहला पद अव्यय, उपसर्ग या प्रधान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। उदाहरण में दिया गया है, उदाहरण में दिया गया आजीवन। आजीवन, आ यह क्या है? जीवन के पहले का लग गया आ, क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। इतना बात समझ में आया? चलिए यहाँ पर देखिए, प्रतिदिन। प्रतिदिन, दिन के पहले का लगा है? प्रति, क्या है? उपसर्ग है। लेकिन वैसे ही देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति यह क्या है? यथाशक्ति, इसके पहले देखिए शक्ति के पहले क्या लगा है? यथा। यथासंभव, आमरण, प्रधान भी है इसमें, क्या है? एक तरह के देखिए तो प्रधान भी है, उपसर्ग भी है। तो इसी तरह यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दे दिया गया है।
बेसब्र। ठीक है, इतना बात समझ में आया। चलिए अब देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, तो द्विगु समास का डिफिनेशन दिया गया यहाँ पर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, उस हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया गया त्रिभुज, पंचवटी, सप्तपदी, ये क्या है, सब संख्यावाचक ना है। तो जैसे भी आपको कहीं पर दिखे त्रिभुज, पंचवटी, सप्तपदी, तो सीधे आप मार दीजिएगा कौन समास, द्विगु समास मार दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर दिया है चौराहा, नवरत्न। नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। इसी प्रकार यह एग्जाम्पल दिएगा, जो इससे पूछेगा चौराहा कौन समास है, तो सीधे मार दीजिएगा द्विगु समास है प्यारे बच्चों। किसी को डाउट है, नहीं डाउट है, तो चलिए नेक्स्ट समास को देखते हैं, द्वंद्व समास को। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। विग्रह करने पर बीच में और या एवं या का बोध होता है। यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख दीजिएगा नीचे, यहाँ से विग्रह करने पर बीच में और एवं या का बोध होता है। ठीक है, हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, बस इतना ही बात को ध्यान रखिएगा। इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, विलोम शब्द आएगा। जब भी कोई भी शब्द आएगा द्वंद्व समास में, तो विलोम आएगा, एक दूसरा के उल्टा आएगा। माता तो पिता, भाई तो बहन, सीता तो राम, इसी तरह लड़का तो लड़की। तो उदाहरण में हम लोग का अलग थोड़ी दिया है, जो बोले वही तो दिया है। तो उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे, माता पिता तो माता और पिता, लड़का लड़की तो लड़का और लड़की। इसी प्रकार ये दो तीन उदाहरण दिया है, नीचे आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा। सीता और राम तो सीता और राम। तो आज के वीडियो में यहीं तक। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और क्रमधारय समास। तब तक के लिए बने रहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं बहुब्रीहि समास। किसको देखते हैं, बहुब्रीहि समास। इससे पहले हमने तीन समास करा दिया है, कौन कौन, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। इन तीनों समास को हमने करा दिया है, लेकिन अब बारी है किसका, बहुब्रीहि समास को। उसके बाद देखेंगे हम तत्पुरुष समास, उसके बाद देखेंगे क्रमधारय समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको बहुब्रीहि समास को, कि बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। तो बहुब्रीहि समास का डिफिनीशन लिखा गया है यहाँ पर। इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर, इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है। और विग्रह करने पर नया शब्द बनता है। क्या होता है, नया शब्द बनता है विग्रह करने पर। लेकिन हम इस डिफिनीशन को नहीं देखेंगे, इतना बड़ा डिफिनीशन को हम नहीं याद करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से क्या याद करेंगे, ट्रिक में हम यहाँ पर लिखे हैं, देवी देवता या वीआईपी लोग जब भी कोई समास में चर्चा की जाए तो उसको सीधे मारिएगा कौन समास, बहुब्रीहि समास। अगर जब भी आपको समास से क्वेश्चन देगा, उसमें देवी देवता का नाम आएगा या कोई वीआईपी लोग का नाम आएगा, तो वह कौन समास होगा, वह बहुब्रीहि समास होगा। तो इसीलिए हमने ट्रिक में लिखा दिया है, देवी देवता या वीआईपी लोग का नाम आएगा तो वह कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। लेकिन उदाहरण में हम दो तीन उदाहरण भी लिखे हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। उदाहरण में क्या लिखे हैं, नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ किसका, तो शिव भगवान का। किसका कंठ नीला है, तो शिव भगवान का, यानी कि शंकर जी का कंठ क्या है, नीला है। गजानन, गजानन किसको बोलते हैं हम लोग, भगवान गणेश को, जिनका बड़का पेट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उनको गजानन, यानी भगवान गणेश को। एक और उदाहरण लिखे हमने, वीणा पाणी, वीणा पाणी किसको बोलते हैं, माँ सरस्वती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माँ सरस्वती को। तो चलिए हमने देख लिया बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, इसके ट्रिक को भी समझा दिया और इससे दो तीन एग्जाम्पल भी दिए थे, उसको भी हम समझा दिए। तो अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। किसको देखेंगे, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, या कहिए तो अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, या कहिए तो अंतिम पद प्रधान होता है। लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या, कारक चिन्ह
छुपा रहता है। क्या होता है? कारक चिन्ह छुपा रहता है, वो दिखता नहीं है लेकिन रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण में हम दो तीन उदाहरण लिखे हैं, जैसे राजपुत्र। राजपुत्र में देखिएगा जो पुत्र है क्या है? अंतिम पद है यानी दूसरा पद है। यही क्या है? प्रधान है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसी तरह हमने लिखा है पाठशाला। पाठशाला यानी कि पाठ के लिए शाला। इसमें शाला क्या है? शाला जो शब्द है पाठशाला, यह क्या है? दूसरा पद है यानी कि अंतिम पद भी इसको हम कह सकते हैं। तो इतना बात समझ में आया। तो पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पर आप लोग देख लिए, या अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। तो चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट समास को, यानी कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो वह समास जिसका एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता हो। क्या हो? दूसरा पद विशेष से होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। फिर से सुनिए, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो चलिए इतना बात समझ में आ गया। डिफिनीशन लिखा गया है, ये किताबी भाषा है, लेकिन इसको हम ट्रिक से कैसे समझेंगे? ट्रिक में हमने लिखा है विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। क्या? विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इतना बात याद रखिएगा। ये इतना बड़का डिफिनीशन नहीं याद करिएगा, बस एक लाइन में याद रखिएगा, विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखे यानी कि उदाहरण लिखे हैं, चरण कमल। चरण कमल यह क्या बता रहा है? कमल के समान चरण वाले, कमल के समान चरण वाले। यह क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, नील कमल, नीला हो कमल जिसका, चाहे कहिए नीला हो जो कमल। लेकिन और एक एग्जांपल लिखे यहाँ पर, दिख रहा है चंद्रमुख, दिख रहा है? चंद्रमुख, चंद्रमुख आप लोग देख लीजिएगा। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाले। क्या? चंद्रमा के समान मुख वाले। तो चलिए आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।